बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में फ़र्स्ट ईयर केपीके बोर्ड वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम की एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। पहला सवाल गिवन है कि टू वेक्टर्स लाइज विद देयर टेल्स एट द सेम पॉइंट व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज इंक्रीज बाय 20 डिग्री। यानी टू वेक्टर्स है जिसकी टेल्स जो है दोनों की टेल एक सेम पॉइंट पे है। लेट सपोज दिस इज वेक्टर ए और दूसरा हमारे पास वेक्टर बी है। दोनों की टेल जो है ये सेम पॉइंट पे है और यानी दोनों की टेल जो है एक कॉमन पॉइंट पे है। व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज इंक्रीज बाय 20 डिग्री। अगर हम यहाँ इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा है, अगर इसको हम 20 डिग्री से बढ़ा दें, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ है सेम मैग्नीट्यूड बट चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो स्केलर प्रोडक्ट में इसका मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू जो है हमारे पास सेम होगा, लेकिन इट्स चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव में चला जाएगा। द ओरिजिनल एंगल बिटवीन देम वाज, तो इसके बीच में जो ओरिजिनल एंगल है वो किसके बराबर होगा। तो देखिए हमें मालूम है कि अगर हम कॉस थीटा और साइन थीटा के रिस्पेक्ट से बात कर ले तो कॉस थीटा एंड साइन थीटा लाइज बिटवीन 1 एंड -1। ये 1 और -1 के बीच में होते हैं। तो देखें लेट सपोज हमें ये भी मालूम है कि cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 90 इज इक्वल टू 0, cos 180 इज इक्वल टू -1 और फिर अगेन cos 270 अगेन 0 के इक्वल होते हैं और cos 360 डिग्री जो है ये अगेन 1 के इक्वल होते हैं। तो देखें अब अगर हम गौर कर ले एंगल पे, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल है इस पे cos की वैल्यू, cos का आंसर जो है 1 से 0 तक होगा, यानी पॉजिटिव आंसर होगा। फिर 90 से 180 और 270 के रेंज में जो हमारा आंसर है वो माइनस में होगा। फिर अगेन 270 से 360 के रेंज में जो है अगेन हमारा आंसर पॉजिटिव होगा। तो अगर हम अपना फर्स्ट ऑप्शन पे देखें ना 0 डिग्री, तो 0 के साथ अगर मैं 20 ऐड करूंगा तो ये 20 डिग्री हो जाएगा। तो वो भी दोबारा यानी 0 और 90 के बीच में आया, हमारा आंसर यहाँ पर पॉजिटिव होगा। इस तरह से अगर मैं 60 के साथ ऐड कर दूं तो 60 जो है ये 80 हो जाएगा। अगेन 0 और 90 की रेंज में आया, आंसर पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर ऑप्शन के अंदर बता रहे कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव से नेगेटिव पे चला जाएगा। 70 डिग्री के साथ अगर मैं 20 ऐड करूंगा ये 90 हो जाएगा। अगेन 0 और 90 के बीच में आया, आंसर हमारा पॉजिटिव होगा और यानी आंसर 0 होगा। अगर हम 80 पे गौर कर ले, 80 के साथ अगर मैं 20 ऐड कर दूं तो ये 100 हो जाएगा। और अगर हम देखें ना 90 और 180 के बीच में अब ये वाला एंगल आ रहे, तो cos 100 पे हमारा जो आंसर है वो माइनस में होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। यानी अगर मैं 80 के साथ 80 के साथ जो है 20 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 100 और cos 100 का जो आंसर है ये तकरीबन बराबर होते हैं, यानी ये -0.173 के इक्वल होते हैं। और cos 80 का जो आंसर है ये 0.173 के इक्वल है। तो देखिए cos 80 पे आंसर पॉजिटिव और cos 100 पे हमारा आंसर -0.173। मैग्नीट्यूड सेम बट पॉजिटिव चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर डी है। क्वेश्चन 2 बता रहे कि द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट एस। बता रहे कि मिनिमम नंबर, दो ऑप्शंस है, एक जो है मिनिमम नंबर, दूसरा अनइक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स हैं। इसको हम कंबाइन कर रहे, इसका रिजल्ट जो है मतलब हमें कितना मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स चाहिए जीरो वेक्टर बनाने के लिए। तो देखें अगर हम इक्वल वेक्टर की बात कर ले तो इक्वल वेक्टर में जैसे कि अगर हम गौर कर ले नेगेटिव ऑफ वेक्टर की कॉन्सेप्ट पे, तो अगर इस तरह से दो वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट एंड डायरेक्शन, लेट्स सपोज दिस इज ए दिस इज बी, तो a प्लस माइनस बी जो है यहाँ पर 0 के बराबर होगा। इक्वल वेक्टर में हमारा दो वेक्टर जो है हमें 0 आंसर दे सकते हैं, लेकिन अनइक्वल वेक्टर में अगर तीन वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन हो हमारे पास, लेट सपोज दिस इज वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है। फिर हमारे पास लेट सपोज अगर इसी तरह से वेक्टर बी हो, इसका मैग्नीट्यूड ए के मुकाबले में कम हो, और फिर हमारा वेक्टर सी सबसे कम हो, तो तीनों की इसी तरह से अगर कॉम्बिनेशन हो जाए तो यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट 0 के बराबर
होगा। तो मतलब अनइक्वल में यानी इक्वल में टू वेक्टर्स जो है इसका आंसर हम जीरो कर सकते हैं, और अनइक्वल में हम थ्री वेक्टर्स का जो सम है यानी इसका जो सम है, कॉम्बिनेशन है, वो हम जीरो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन है कि अनइक्वल में अगर हम थ्री वेक्टर्स को कंबाइन कर देते हैं तो इसका सम जीरो के इक्वल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए इज आल्सो अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बता रहे कि रिजल्टेंट जो है आर हमारा जो है वो ए के इक्वल है, और गिवन वेक्टर जो है लेट्स सपोज f1 और f2 ये भी ए के इक्वल है। तो इसके बीच में एंगल क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा कर देते हैं कि रिजल्टेंट फार्मूला यूज कर देते हैं। रिजल्टेंट फार्मूला हमारे पास है f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा अंडर द रूट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम रूट को यहाँ से हटा दें तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, और f1 रिजल्टेंट और f1 और f2 की जगह पर अगर मैं f रिप्लेस कर दूं, क्योंकि यहाँ a है तो लेट्स सपोज अगर इसकी जगह पर मैं a रिप्लेस कर दूं, यानी रिजल्टेंट और गिवन फोर्सेस भी आपस में बराबर हैं। और देखिए स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए मैंने यहाँ दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, तो ये भी स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल। अब आर की जगह पर भी ए आ जाएगा, इस तरह से f1 की जगह पर भी ए स्क्वायर प्लस 2, यानी यहाँ पर भी ए यहाँ पर भी ए, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है ये ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों ऐड होके यानी यहाँ आर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। अगर इसमें से मैं 2a कॉमन कर दूं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर टेकिंग कॉमन, देन वी विल गेट 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा। 2a स्क्वायर जो है इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा, तो a स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर ये 1 इस तरफ आ जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, और ये cos थीटा जो है इसके इक्वल हो जाएगा। इसमें हम एलसीएम ले लें तो ये 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी ये दोनों -1 और 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो cos थीटा है, cos थीटा बराबर हो गया -1 और 2 के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि cos थीटा इज इक्वल टू -0.5, और इसी तरह से थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -0.5। अगर हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो cos इनवर्स -0.5 जो है ये बराबर होते हैं थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री के। तो यहाँ पर जो हमारा मतलब वेक्टर्स और इसका जो रिजल्टेंट जब आपस में सेम हो जाते हैं तो ये 120 डिग्री पे सेम हो जाते हैं। अगर ए और बी दोनों वेक्टर्स यानी f1 और f2 दो आपस में सेम हों तो इस एंगल पे हमारा रिजल्टेंट वेक्टर भी सेम होगा। तो यानी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। क्वेश्चन 4 बता रहे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 2k इज। हमने मैग्नीट्यूड बताना है यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। तो देखिए लेट्स सपोज मैग्नीट्यूड के लिए हम एक फार्मूला यूज कर देते हैं कि लेट्स सपोज ए मेरे पास एक वेक्टर है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल है। तो ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए यानी x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर अंडर द रूट ये इसके इक्वल होगा। तो इसी तरह से अगर मैं इस वेक्टर पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा तो मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ अबव वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी ये बराबर होगा प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर द रूट। अगर इसको मैं सॉल्व कर दूं 2 स्क्वायर 4 के इक्वल होते हैं, 1 स्क्वायर 1 फिर अगेन 4 अंडर द रूट आ जाएगा। तो इस तरह से 4 प्लस 1 ये 9 अंडर द रूट आ जाएगा। 9 को रूट निकालते जैसे हम निकाल लेते हैं तो ये 3 स्क्वायर अंडर द रूट हो जाएगा, दोनों कैंसिल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है ये हमारा 3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे कि व्हेन fx इज इक्वल टू 3 न्यूटन एंड f इज इक्वल टू 5 न्यूटन देन fy इज इक्वल टू, तो fy किसके इक्वल होगा? तो देखिए जैसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि लेट सपोज एक फोर्स है जो जैसे कि अगर इसको हम कंपोनेंट बना लेते हैं तो ये fx कंपोनेंट हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा fy कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो F फोर्स है हमारा ये बराबर होगा, ये रिजल्टेंट फोर्स जो है ये इक्वल होगा F इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर द रूट इसके इक्वल होगा। यहाँ पर हमने एफ वाई कंपोनेंट मालूम करना है, तो सबसे पहले रूट को हम कैंसिल करेंगे यहाँ पर, तो इसके लिए हम स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड पे, तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर
प्लस एफ वाई स्क्वायर हो जाएगा, और एफ वाई स्क्वायर जो है ये बराबर हो जाएगा एफ स्क्वायर माइनस एफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमने एफ वाई फाइंड करना है, यहाँ पर एफ वाई के ऊपर स्क्वायर है, तो अगेन टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एफ वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर माइनस एफ एक्स स्क्वायर अंडर द रूट आ जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला बना, अगर इसके अंदर मैं वैल्यूज रिप्लेस करूंगा तो एफ स्क्वायर 5 का स्क्वायर, एफ एक्स जो है ये 3 का स्क्वायर अंडर द रूट, जैसे कि 5 स्क्वायर जो है 25 माइनस 9 अंडर द रूट, 25 माइनस 9 जो है ये 16 अंडर द रूट के इक्वल है, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर अंडर द रूट, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो एफ वाई कंपोनेंट जो है वो हमारा 4 न्यूटन के इक्वल है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 6 बता रही कि अ मीटर स्टिक इज सपोर्टेड बाय अ नाइफ एज एट 50 सेंटीमीटर, यानी 50 सेंटीमीटर पे इसको क्या करा, सपोर्ट किया। तो इसका मतलब यह है कि टोटल लेंथ ऑफ द स्टिक जो है वो 100 सेंटीमीटर है। Arif hang masses of 0.4 kg and 0.6 kg from the 20 सेंटीमीटर and 80 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से आरिफ ने एक मास को जो है सस्पेंड किया, यानी 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इसने सस्पेंड किया, यानी 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे सस्पेंड किया आरिफ। और दूसरा जो मास है, लेट्स सपोज दिस इज m1, और दूसरा जो मास है इसने इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से 80 सेंटीमीटर, यानी ये जो दूसरा मास है m2 इसने सस्पेंड किया, यानी 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, यानी इस पॉइंट से 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे सस्पेंड किया। आगे बता रही कि आरिफ मास 0.4 एंड 0.6 kg, ये जो m1 है, m1 की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 0.4 kg, और m2 की जो वैल्यू है ये है यहाँ पर 0.6 kg के इक्वल है। फिर आगे गिवन है और डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर। वेयर शुड आरिफ हैंग अ थर्ड मास ऑफ 0.3 kg टू कीप द स्टिक बैलेंस। अब देखें, जैसे इनिशियली स्टिक बैलेंस था, अब यहाँ पर जो मास m1 है वो 0.4 है, m2 0.6 है, यहाँ पर भी 20 सेंटीमीटर, और यानी यहाँ पर भी 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, यहाँ पर भी 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस पे अगर अनइक्वल मासेस को उसने आरिफ ने सस्पेंड किया, तो इसका मतलब ये कि स्टिक जो है अनबैलेंस हो गया। अब स्टिक को बैलेंस करने के लिए इस वाले साइड पे आरिफ जो है थर्ड मास यानी हैंग कर रहे, यानी इसने थर्ड मास लेट्स सपोज यहाँ पर हैंग किया, तो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रहे थर्ड मास जो है m3 हमारा बराबर है m3 इज इक्वल टू 0.3 kg के इक्वल है टू कीप द स्टिक बैलेंस। तो ये बैलेंस करने के लिए इसने जो है थर्ड मास सस्पेंड किया, तो इस थर्ड मास का पोजीशन यानी यहां से कितने फासले पे होगा। तो सबसे पहले जो है अगर हम इस इक्वेशन पे गौर कर लें, तो यहां पर हमारे पास जो है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, यानी द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्ट ऑन दिस स्टिक इज इक्वल टू 0, यानी बैलेंस करने के लिए यानी जितने भी टॉर्क यहां पर एक्ट कर रहे हैं इसका जो सम है वो 0 के इक्वल है। यानी इसके लिए हमें यहाँ पर टॉर्क की कंडीशन जो है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, हमने वही यूज करना होगा। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमने यूज करना होगा कि द सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्ट ऑन स्टिक इज इक्वल टू 0, हमने ये इक्वेशन यूज करना होगा। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले हमें टॉर्क के अंदर हमें फोर्सेस चाहिए, और फोर्सेस के साथ जो है हमें मोमेंट आर्म चाहिए। तो देखिए m1 का मोमेंट यहाँ से यहाँ तक है, और जैसे यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, तो ये रिमेनिंग जो है 50 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट से ये हमारा बन जाएगा 30 सेंटीमीटर। अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 100, तो ये 0.3 मीटर हो जाएगा। इस तरह से ये जो m2 है, ये वाला मोमेंट आर्म जो है ये भी बराबर है 0 पॉइंट, यानी 50 और 80 के बीच में, यानी ये जो है तकरीबन 30 सेंटीमीटर है, और जैसे 30 को हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये 0.3 मीटर आ जाएगा, यानी ये वाला मोमेंट आर्म भी इसके इक्वल है। सबसे पहले हम इस मोमेंट आर्म को फाइंड कर देते हैं, और फिर इस पोजीशन के रिस्पेक्ट से जो हमारा आर है, यानी हमने क्वेश्चन के अंदर जो है हमने आर फाइंड करना है। तो लेट्स सपोज दिस इज R1, ये बना हमारा R1, ये बना हमारा R2, हमने R3 पहले फाइंड करना होगा, और फिर R3 को इस 50 से हमने माइनस करके हमारा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से जो यानी पोजीशन है थर्ड मास का, हम वो फाइंड आउट हो जाएगा। अब आ जाते हैं फोर्स की तरफ। तो देखिए मास को अगर मैं मतलब g के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेट मेरे पास यहाँ पर फोर्स है। तो देखिए m1 को अगर मैं g के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यानी 0.4 ×
मल्टीप्लाई बाई 9.8, तो इसका जो मेरे पास W1 बन जाएगा, यानी यहाँ से जो W1 बनेगा वो W1 तकरीबन जो है मेरे पास बन जाएगा W1 इज इक्वल टू 3.92, दोनों को मल्टीप्लाई करके 3.92 न्यूटन हो जाएगा, यानी ये फोर्स है और यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है R1 इज इक्वल टू 0.3 मीटर के इक्वल है। इसी तरह से M2 को अगर हम वेट में कन्वर्ट कर दे तो M2 मल्टीप्लाई बाई G इज इक्वल टू M2 गिवन है 0.6 मल्टीप्लाई बाई 9.8, दोनों को मल्टीप्लाई करके W2 हमारे पास बन जाएगा, यानी 5.88 न्यूटन जो है W2 बन जाएगा। और अगेन यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है R2 इज इक्वल टू 0.3 मीटर के इक्वल है। चलो रेडियस भी हमने फाइंड किया। इस तरह से M3 को अब वेट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो M3 को अगर हम 0.3 मल्टीप्लाई बाई 9.8 कर दें तो ये आ जाएगा यानी W3 इज इक्वल टू, ये इक्वल हो जाएगा W3 इज इक्वल टू 2.94 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर फोर्स, वेट है और मोमेंट आर्म गिवन है, तो हमें मालूम है कि एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होते हैं। तो ये जो M2 है इससे जो क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट हो रहे हैं और M1 और M3 से जो है क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है यहाँ पर बराबर है टॉर्क क्लॉकवाइज के। एंटी क्लॉकवाइज जो है हमारे पास टॉर्क 1 है और प्लस टॉर्क 2 है, ये बराबर है टॉर्क 3 के इक्वल है। टॉर्क ये 3 है, टॉर्क 3 और ये 2 के इक्वल है। तो अगर टॉर्क 1 हम फाइंड करना चाह रहे तो ये हो जाएगा हमारे पास R1 W1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास R2 यानी R3 W3, और इसी तरह से टॉर्क 2 जो है ये बराबर हो जाएगा R2 W2 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखिए R1 को लेट्स सपोज अगर मैं R1 को W1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 3.92 और 0.3 को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तकरीबन हो जाएगा मेरे पास 1.176 के इक्वल हो जाएगा। और देखिए R3 को हमने फाइंड करना है, तो यानी इस R3 को हमने फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 2.94, यानी W3 की वैल्यू है 2.94 R3 इज इक्वल टू, और R2 और W2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इन दो वैल्यूज को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका आंसर जो है मेरे पास बन जाएगा 1.764 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला वैल्यू इस तरफ आके इससे डिवाइड होके तो 2.94 R3 जो है ये इक्वल हो जाएगा, यानी 1.764 माइनस 1.176 जो है इसका आंसर तकरीबन ये 0.588 आ जाएगा। अब दोनों साइड को 2.94 से अगर मैं डिवाइड कर दूं 94 से तो मेरे पास जो R3 है तकरीबन ये बन जाएगा यानी ये आ जाएगा मेरे पास 0.2 मीटर आ जाएगा। अब अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ, क्योंकि आंसर जो है यहाँ पर सेंटीमीटर में है, तो R3 मेरे पास आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू 0, यानी ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी R3 यहाँ से जो डिस्टेंस है ये मुझे पता चला कि ये 20 सेंटीमीटर है, लेकिन इस पॉइंट की रिस्पेक्ट से अगर मैं इस मास की पोजीशन बता दूं तो ये 50 माइनस, यानी मेरे पास R जो है ये बराबर हो जाएगा 50 माइनस 20। 50 से अगर मैं 20 माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। जैसे कि फर्स्ट मास को हमने 20 सेंटीमीटर पे यानी आरिफ ने 20 सेंटीमीटर पे फिक्स किया है, दूसरे को 80 सेंटीमीटर पे, तीसरा जो फिक्स करना होगा वो 30 सेंटीमीटर पे फिक्स करना होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। अच्छा, इसकी जो रिमेनिंग MCQs है वो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज।